नमस्ते सभी को। आज हम एक सफ़र पर चलेंगे जो पिछले 60 सालों में भारत के इन्वेस्टमेंट को लैंडस्केप में बदल चुका है। ये कहानी है म्यूचुअल फंड की, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो 1963 में सिर्फ एक स्कीम से शुरू हुआ और आज 55 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन गया है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की ग्रोथ स्टोरी नहीं है दोस्तों। ये ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेशन और इन्वेस्टर एजुकेशन का सफ़र है। आज अपन देखेंगे हर फेस में नए चैलेंजेस आए, नए रूल्स बने और नए प्रोडक्ट्स आए जो इन्वेस्टर के लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर आए। मैं आज आपको लेकर चलूंगा 1963 के मोनोपोली एरा से शुरू करके 1987 के कंपटीशन के युग तक और 1993 के प्राइवेट सेक्टर एंट्री से लेकर 1992 के अरशद मेहता के स्कैम के इम्पैक्ट तक और 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में आज अपन बात करेंगे, 2020 के कोविड क्रैश के बारे में और आज मार्केट जहाँ पर खड़ा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, आज अपन वहाँ तक बात करेंगे। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे मतलब पूरा 1963 से लेकर के 2025 तक की सारी बातें करेंगे। इस सेशन में मैं सिर्फ डेट या इवेंट्स पे बात नहीं करने वाला, बल्कि हर फेस में मार्केट का मूड, आम इन्वेस्टर का रिएक्शन और उस टाइम का इन्वेस्टमेंट हैबिट आपको समझाऊंगा। मैं रियल स्टोरी और केस स्टडी के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म पेशेंस कैसे हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक मेरा छोटा सा सवाल है आप सभी से, कौन कौन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और एक चीज और, कौन कौन को लगता है कि म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं, तो वो भी अपना क्वेश्चन कमेंट में लिखिए। तो उसका आंसर हम कोशिश करेंगे सबके रिप्लाई देने का। इस वीडियो में आप देखेंगे कि रिस्क का कॉन्सेप्ट ज्यादातर शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन जो पेशेंस रखता है उसका पैसा लॉन्ग टर्म में मल्टीपल होता ही है। चलिए अपना पहला स्टेप लेते हैं 1963 में, जब इंडिया में पहली बार म्यूचुअल फंड का जन्म। 1963 का ईयर है। भारत अभी इंडिपेंडेंस के बाद अपने इकोनॉमी को बिल्ड कर रहा था। प्राइवेट सेक्टर छोटा था, इंडस्ट्री लिमिटेड थी और आम आदमी के पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बहुत कम थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, फिक्स डिपॉजिट हुआ करते थे उस टाइम पर बैंक के, पोस्ट ऑफिस में सेविंग हुआ करती थी और गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते थे उस टाइम पर। और जो स्टॉक मार्केट था वो एजुकेशन के कारण, एजुकेशन का खेल था उसका, उसके अंदर पूरा जिसमें एजुकेशन थी वही इन्वेस्ट करता था जिसको पता था, बाकी बहुत ज़्यादा रिस्की लगता था। तब आई उस टाइम पे आई यूटीआई। आपने यूटीआई का नाम सुना होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक गवर्नमेंट बैक इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्च करने वाली थी अपना इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड स्कीम, जिसका नाम था US 64। US 64 एक गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट था, मतलब आप पैसा लगाएं और हर साल एक फिक्स डिविडेंड ले जाएं। गवर्नमेंट बैंकिंग होने की वजह से लोगों का भरोसा इसमें 100% था। लोग इसे एक सेफ ऑप्शन समझते थे जहां पैसा भी बचता है और बढ़ता भी है। फिर 1963 से 1986 तक का पूरा एरा यूटीआई का मोनोपोली एरा था। मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं था, इन्वेस्टर का सिलेक्शन सिंपल था, अगर म्यूचुअल फंड लेना है तो सिर्फ यूटीआई मिलेगा। और इन यूटीआई की जो मार्केटिंग हुआ करती थी उस टाइम पे, वो रेडियो पे एड आते थे, न्यूज़पेपर में कैंपेन और अपने लोग बाग एक दूसरे से बोल दिया करते थे, वही इनकी मार्केटिंग। डिविडेंड का चेक उस टाइम पे घर पर आता था, जो लोगों के लिए बोनस इनकम जैसा होता था। आपको एक मैं हमारे क्लाइंट की स्टोरी बताता हूँ। एक हमारे क्लाइंट हैं, उनके फादर ने 1975 में एक 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था US 64 में। हर साल उनको 1,200 रुपए का डिविडेंड मिलता था और जो उस समय का एक फैमिली के महीने भर का राशन या खर्चा आप मान सकते हो, मतलब 1,200 रुपए का एक डिविडेंड मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, तो इससे अपने को सबसे मेन चीज़ सीखने को मिली थी। सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर ट्रस्ट। जब प्रोडक्ट नया हो और तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रस्ट की। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रस्ट। उसके बाद आता है गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है और
इसके अंदर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये फेस एक फाउंडेशन था जिसमें म्यूचुअल फंड का सीड इन्वेस्टर के दिमाग में बोया गया। अब चलते हैं 1987 में, जब पहली बार कंपटीशन शुरू हुआ। 1987 में एक नई लहर आई। पब्लिक सेक्टर बैंक और एलआईसी ने म्यूचुअल फंड मार्केट में एंट्री की। सब मतलब फिर आया था अपना एसबीआई म्यूचुअल फंड आ गया, कैनरा बैंक का म्यूचुअल फंड आ गया था, एलआईसी का म्यूचुअल फंड आया था। ऐसे ऐसे नाम शुरू हुए। अब इन्वेस्टर के पास तो चॉइस हुआ करती थी उस टाइम पे। तो फिर कंपटीशन शुरू हो गया। मतलब यूटीआई जो था सिर्फ पहले उन्हीं ने राज किया। फिर उसके बाद जब प्राइवेट सेक्टर्स आए तो फिर सभी के पास एक ऑप्शंस हो गए थे। मतलब 4-5 ऑप्शंस हो गए थे। तो फिर अ, तो फिर जाकर के अपना कंपटीशन शुरू हुआ था। पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड का फोकस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर और लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट पर था। इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज छोटा था, लेकिन ग्रोथ मोमेंटम मिल चुका था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को जो है कि ग्रोथ मोमेंटम मिल चुका था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कंपैरिजन टूल। इंटरनेट का ज़माना नहीं था और इन्वेस्टर का डिसीजन ज़्यादातर एजेंट हो गए या ब्रांच मैनेजर या दोस्तों के सजेशन पर हुआ करता था। इन्वेस्टर एजुकेशन काफ़ी लिमिटेड थी उस टाइम पर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक इन्वेस्टर के पास 1985 में 50,000 रुपए थे। वो सिर्फ यूटीआई में इन्वेस्ट कर सकता था। फिर 1989 में उसके पास 3 से 4 ऑप्शन थे। पर कौन सा फंड बेस्ट है, इसका जवाब सिर्फ एडवाइजर के एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करता है। फिर इससे समझ आया लोगों को कि कंपटीशन ने अवेयरनेस बढ़ाई। और फिर यहीं से चालू हुआ एडवाइजर का रोल। सबसे बड़ा एडवाइस मतलब जो एडवाइजर आए, तो वो यहीं से चालू हुए कि एडवाइजर यहाँ से आए। और ये फेस इंडस्ट्री के लिए एक मतलब गेम चेंजिंग था, जो प्राइवेट सेक्टर में एंट्री लेने के लिए ग्राउंड रेडी कर रहे थे। उसके बाद अपन चलते हैं 1993 में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री और हर्षद मेहता वाला स्कैम। 1992 में तो भारत का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का स्कैम हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम। ये स्कैम ने आम इन्वेस्टर का ट्रस्ट को हिला के रख दिया था। हर्षद मेहता एक बिग बुल ने बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल का यूज करके स्टॉक के प्राइस को आर्टिफिशियली घुमाया था। जब स्कैम सामने आया और तो फिर मार्केट क्रैश हो गया था और इन्वेस्टर का पैसा डूब गया था। इस इंसिडेंट के बाद एक बात क्लियर हो गई, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन बहुत जरूरी है। यही वो मोमेंट था जब सेबी का रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गया। 1993 में सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए प्रॉपर रेगुलेशन बनाया। पहली बार प्राइवेट कंपनी को एंट्री दी गई। पहले मार्केट में सिर्फ यूटीआई और कुछ पब्लिक सेक्टर फंड थे, लेकिन फिर प्राइवेट प्लेयर भी आए। जैसे सबसे पहले फ्रैंकलिन इंडिया आया और उसके बाद फिर अपना एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आ गया, आईसीआईसीआई आ गया और इस टाइप की बड़ी बड़ी एएमसीज ने एंट्री ली। प्राइवेट सेक्टर के आने से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नए प्रोडक्ट आए, बेटर कस्टमर सर्विस आई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जैसे ही आए थे उसके बाद फिर उन्होंने कस्टमर को बेटर सर्विस दी थी। और ग्लोबल प्रैक्टिस आई, इक्विटी ओरिएंटेड फंड आए का प्रमोशन हुआ। उसके बाद अपना सबके बाद फिर अपना चालू हुआ था एसआईपी। एसआईपी को पुश किया गया था उस टाइम पर जब प्राइवेट सेक्टर आए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, 1995 में एक यंग प्रोफेशनल ने एसआईपी स्टार्ट किया, एक प्राइवेट एएमसी, 1,000 रुपीज मंथली। टेक बबल के टाइम फ्लक्चुएशन आए, लेकिन 2007 तक उनका पैसा मल्टीफोल्ड ग्रो हो गया। इस चीज से सीखने के लिए क्या मिला कि स्कैम ने रेगुलेशन की इम्पोर्टेंस सिखाई, प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन किया और एसआईपी ने डिसिप्लिन का कल्चर शुरू किया। उसके बाद 1993 के बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक मॉडर्न फेज में एंटर हुई, जहां ग्रोथ के साथ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी फोकस में आया। फिर आया 2008। 2008 में दुनिया
ने एक ऐसा क्राइसिस देखा जो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लेमन ब्रदर्स कॉलेप्स हुआ, यूएस हाउसिंग मार्केट गिर गया और इनका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में हुआ। इंडिया में सेंसेक्स जनवरी 2008 में 21,000 से गिरकर अक्टूबर 2008 में 8,000 तक आ गया। तो इसके बाद फिर क्या हुआ था, इन्वेस्टर जो थे वो सब अपना पैनिक हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो अपना जो जितना भी पैसा उनका लगा हुआ था वो विड्रॉ करने लग गए। तो म्यूचुअल फंड की जो एनएवी थी वो भी गिर गई। डेट फंड में भी लिक्विडिटी इशू आया। तो लेकिन यही वो वक्त था जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। क्रैश हमेशा हमेशा टेम्परेरी होते हैं। जो लोग एसआईपी कंटिन्यू रखी थी जिन्होंने, उनके अगले कुछ सालों में बहुत अच्छे रिटर्न आए। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक इन्वेस्टर ए है। इन्वेस्टर ए ने 2008 में अपनी एसआईपी बंद कर दी थी। उसका एवरेज कॉस्ट हाई रहा और रिकवरी स्लो हुई। इन्वेस्टर बी ने एसआईपी कंटिन्यू रखी थी। उनका एवरेज कॉस्ट कम आया और 2013 तक उनका कॉर्पस डबल हो गया। तो आप सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि डिसिप्लिन के साथ अगर आप चलेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से बढ़ेगा। यहाँ पर लोगों को क्या सीखने को मिला कि जब मार्केट क्रैश होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग के लिए। और दूसरी चीज सीखी लोगों ने यहाँ पे कि एसआईपी जो है वो डिसिप्लिन है, आपको मार्केट टाइमिंग का ट्रैप से बचाता है, सबसे मेन चीज। और थर्ड चीज सीखी कि शॉर्ट टर्म पैनिक डिसीजन में लॉन्ग टर्म वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर आपने जल्दी डिसीजन ले लिया तो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। 2008 का क्रैश एक पेनफुल मेमोरी था, लेकिन उसने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को मैच्योर बना दिया। फिर उसके बाद अपन आते हैं मार्च 2020। हाँ, मार्च 2020 कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई थी, लोगों का बिजनेस, जॉब सब कुछ इम्पैक्ट हुआ था। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अनप्रिडिक्टेबल मतलब वो आई थी गिरावट। इतना ज़्यादा मार्केट गिर गया था। सेंसेक्स फरवरी 2020 में आई थिंक 42,000 के से गिरकर मार्च में 26,000 तक आ गया था। हाँ, और एक महीने में लगभग 40% के तक गिर गया था मार्केट। और उसके अंदर भी मार्केट में अपना जो एनएवी हुई थी वो भी गिर गई थी। बहुत ज़्यादा एनएवी क्रैश हुई थी। इन्वेस्टर पैनिक हो गए थे, बेचने लगे थे। लेकिन जो इन्वेस्टेड रहे उन्होंने हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा फास्ट रिकवरी देखी, क्योंकि एक साल भी नहीं हुआ था जिसने रिकवरी, सिर्फ एक साल में सेंसेक्स ने 50,000 को क्रॉस कर गया था। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो डिसिप्लिन रहे उन्होंने डबल डिजिट का रिटर्न कमाया था, मतलब बहुत रिटर्न कमाया था कोविड में, आपने सबने सुना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक इन्वेस्टर ने मार्च 2020 में अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी। उसने लो एनएवी पे ज़्यादा यूनिट्स खरीद लिए। 2021 में उसका प्रॉफिट पोर्टफोलियो 35% अप था। इससे लोगों को क्या सीखने को मिला, क्राइसिस टेम्परेरी होते हैं, पेशेंस परमानेंट रिवॉर्ड देते हैं, सबसे मेन चीज़। दूसरी चीज़ सीखने को मिली कि लो मार्केट में हाई मतलब मार्केट जब गिरता है तो उस टाइम पर अपॉर्चुनिटी रहती है, तो यूनिट्स ज़्यादा मिलती है अपने को, जो आगे अपने को फ़ायदा करती है। और उसके बाद फिर एक थर्ड चीज़ सीखी थी, एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। सर्वाइवल मतलब सर्वाइव करने की एक चाबी है, आप कह सकते हो। ठीक है। कोविड क्रैश ने एक बार फिर प्रूव किया था कि म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म का डर के बजाय लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए। कोविड ने ये सबको सिखाया था। और फिर आज की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं अपन। आज भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक मैच्योर फेज पर है, जहाँ पर 45 प्लस एएमसी एक्टिव हैं और टोटल एयूएम 55 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। और ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टर के लिए हर रिस्क प्रोफाइल के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, गोल्ड ईटीएफ, इंडेक्स फंड। और सबसे मेन चीज़ है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए।
डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जो इन्वेस्टमेंट है वो पेपरलेस बना दिया और इंस्टेंट बना दिया। तो यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ है। एमफी की म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन अवेयरनेस बढ़ाई है, एसआईपी अकाउंट्स का नंबर ऑल टाइम हाई पर है। हर महीने 20,000 करोड़ से ज़्यादा की एसआईपी जा रही है। तो अभी का ट्रेंड क्या है? पैसिव फंड का ग्रोथ, और लोग बाग अभी क्या कर रहे हैं, सेक्टर वाइज फंड में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और उसके बाद अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब सिर्फ मेट्रो सिटी में नहीं रही। सबसे मेन चीज़ है कि पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि लोग बाग मेट्रो सिटी में ही इसको जानते थे। तो अब जो है मेट्रो सिटी से हट करके टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी ये अपनी अवेयरनेस बहुत अच्छे से, मतलब म्यूचुअल फंड आज 10 में से, म्यूचुअल फंड अगर आप किसी से पूछोगे 10 लोगों में से, 10 में से 9 लोग ऐसे रहेंगे जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में पता रहेगा। वो हो सकता है कि सभी को पता हो। वैसे कुछ लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता है, बट अवेयरनेस चल रही है, कैंपेन चल रहे हैं, तो धीरे-धीरे लोगों को समझ आ रहा है। ये फेज़ एक बैलेंस का है, ठीक है? इनोवेशन, कंपटीशन और रेगुलेशन मिलकर इंडस्ट्री को स्टेबल ग्रोथ ओरिएंटेड बना रहे हैं। उसके बाद ना आता है हमारी बात। हम मैं जो हूँ एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हमारा एआरएन 290298 है। हम द फाइनेंशियल डॉक्टर के थ्रू इन्वेस्ट की फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने का मिशन रखते हैं हम लोग। हमारी कंपनी का नाम है द फाइनेंशियल डॉक्टर। जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो सैलरी एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, होम मेकर है, रिटायरीज है, सब लोग शामिल हैं। हमारी अप्रोच सिंपल रहती है, क्लाइंट के गोल को समझना, उनके लिए सुटेबल एसेट एलोकेशन डिजाइन करना और उनको लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन मेंटेन करने में गाइड करना। हर हमने कई क्लाइंटों को रिटायरमेंट प्लानिंग की है, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कॉर्पस बिल्डिंग बिल्ड करने में हेल्प की है और वेल्थ क्रिएशन में हेल्प किया है। हमारे लिए म्यूचुअल फंड सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल लाइफस्टाइल है जो चेंज चेंज करने का माध्यम है ना। उसके बाद सबसे मेन चीज आती है, सीखो, समझो और इन्वेस्ट करो। ये तीन चीज। म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छे से टेस्ट करा हुआ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल है। इस इंडस्ट्री की जर्नी 1963 से लेकर आज तक प्रूफ है कि हर क्राइसिस के बाद एक रिकवरी आती है जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर को रिवॉर्ड देती है। आपके लिए तीन गोल्डन रूल है, सबसे मेन चीज, सीखो, समझो, इन्वेस्ट करो। ये तीन गोल्डन रूल अगर आपने समझ लिए तो आप मतलब फाइनेंशियल हेल्थ समझ गए, आप वेल्थ भी बना लोगे, सब कुछ होगा। सबसे पहले है सीखो, प्रोडक्ट को समझो। जो प्रोडक्ट है आपको पहले उसको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है समझो। पहले सीखने का हो गया कि पहले प्रोडक्ट को सीख लिया आपने, फिर समझो कि अपने गोल को क्लियर रखो। आपका जो गोल है, जैसे आपने 15 साल का एम बनाया है, 20 साल का एम बनाया है, तो आपका गोल को फोकस करके रखो। आप बीच में से पैसा मत निकालो। उसमें से बहुत सारी चीजें हैं, आपको स्टेबल डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। थर्ड है इन्वेस्ट करो, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करो। तो बस इस वीडियो को अपन यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या आपको हमसे संपर्क करना है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहा होगा, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है। हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपके लिए फ़ंड कौन-सा अच्छा है, और आप ₹500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हमारे कोई चार्जेस नहीं है। आप एक बार ज़रूर हमें